हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग के अंतर्गत शिक्षक अवलोकन के बारे में। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में यूनिट फर्स्ट के सी पार्ट में मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग कंप्लीट किया था और इसके साथ ही हमने ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग स्टार्ट किया था। हमारे सिलेबस में हमें ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग में सेल्फ ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, पीयर ऑब्जर्वेशन पढ़ना है और फिर दोनों असेसमेंट की बात करनी है। सेल्फ असेसमेंट की कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं और पीयर असेसमेंट की सहपाठी अवलोकन के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। सेल्फ असेसमेंट अलग से देख लिया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जिसे मैंने नाम दिया था, फिर पीयर असेसमेंट को भी देख लिया और उसके बाद दोनों के बारे में बात कर ली। तो उसमें मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि एक पॉइंट और है शिक्षक अवलोकन, टीचर ऑब्जर्वेशन। ये भी पढ़ना है जो कि मुख्य है। हम सभी को पता है कि शिक्षक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो इस शब्द की मैं बात करूं तो ये क्या है शिक्षक अवलोकन। तो शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला अवलोकन, शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला अवलोकन। अब ये शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला अवलोकन मैंने नाम दिया शिक्षक अवलोकन। तो देखिए, ये शिक्षक अवलोकन, ये शिक्षक कौन है? शिक्षक कौन है? जो शिक्षण कराता है वो शिक्षक, जो शिक्षण कराता है वो क्या है? शिक्षक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जो शिक्षण कराता है इस आधार पे तो फिर सभी को जो है क्वालिफाइड होना हर एक शिक्षक को ज़रूरी हुआ ना। तो हम तो कहते हैं कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? प्रथम जो उसका फर्स्ट टीचर होती है वो उसकी माँ होती है। तो मतलब माँ का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? नहीं। शिक्षक का मतलब ये है कि जो ज्ञान रखता है, जो सिखा सकता है किसी और को, वो शिक्षक होता है। ठीक है। इसी आधार पर अगर शिक्षक को हम लेकर के चलें तो जो शिक्षक है उसके पास नॉलेज होती है, उसने शिक्षण के द्वारा वो नॉलेज किसको देनी होती है? अपने स्टूडेंट्स को देनी होती है। इसी तरह से उसको 3 काम करने पड़ते हैं। वो 3 काम कौन कौन से? देखो, पहले वो क्लास में जाने से पहले क्या करता है? एक योजना बनाता कि मैं क्लास में जाऊंगा और मेरे बच्चों को मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए वो क्या करता है? पाठ योजना का निर्माण करता है, लेसन प्लान बनाता है कि ठीक है, मैं ये वाला टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। अब वो जो जब ये प्लान करता है, ये जब ये पाठ योजना बनाता है, उस टाइम पे वो क्या करता है? उस टाइम पे वो अपने स्टूडेंट्स की जो आवश्यकताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो रुचि है, उसका ध्यान रखते हुए अपने टीचिंग मेथड को चूज़ करते हुए, ऐसा जो कि उनके इंटरेस्ट का टीचिंग मेथड हो, जिससे वो पढ़ना पसंद करें, तो ऐसे टीचिंग मेथड का यूज़ करते हुए पाठ योजना को तैयार करता है। अब वो जब पाठ योजना का निर्माण करता है तो एक चीज़ का और ध्यान रखता है कि उसके विद्यार्थियों को पहले से कितना पता है और उसी आधार पर वो नवीन ज्ञान कक्षा में लेकर के जाना चाहता है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को जो ज्ञात है और आज हम जो टॉपिक बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो उन दोनों को जोड़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के जाता है। इसीलिए तो हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं और प्रस्तावना प्रश्न कैसे होते हैं? जो उसको ऑलरेडी पता होते हैं और धीरे धीरे वही प्रश्न उसको कहाँ लेके जाते हैं? आज के टॉपिक पे लेके जाते हैं। आप सभी को पता है, आपने पाठ योजना बनाई है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं। आज आप सेकेंड ईयर में किसी और सब्जेक्ट में हैं, पर पिछले साल टीचिंग सब्जेक्ट में जो एक सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट था, बट आपने उसमें लेसन प्लान सीखा था, बनाया था। तो वही बात होगी। तो यहाँ पे शिक्षक क्या करेगा? एक तो पाठ योजना बनाएगा, दूसरा काम क्या करेगा? अब जो पाठ योजना बना ली उसने बहुत ही अच्छे से, अपने विद्यार्थियों की योग्यता, आवश्यकता, रुचि को ध्यान में रखते हुए एक लेसन प्लान तैयार कर लिया। अब क्या करेगा? अब कक्षा में जाकर के पढ़ाएगा, शिक्षण कराएगा और शिक्षण कराते हुए भी उन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को पूरा पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। अब इसके बाद जो तीसरा काम होता है वो होता है उसका मूल्यांकन करना, ऑब्जर्वेशन करना कि जो उसने शिक्षण कराया तो बच्चे ने अधिगम किया या नहीं किया।
तो यहाँ पे ये जो काम है अवलोकन का, ये अवलोकन का काम कुछ कुछ मूल्यांकन के कार्य से मिलता जुलता है, जो कि शिक्षक की जो नेसेसरी 3 काम होते हैं, आवश्यक काम जो 3 करता है शिक्षण के साथ साथ, पहले पाठ्य योजना भी बनाता है, फिर शिक्षण तो कराता ही कराता है, उसका काम है ये, और तीसरा मूल्यांकन करना। तो ऑब्जर्वेशन भी एक मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है, एक पद्धति है, आप ऐसे मान लो, एक मेथड है ये अवलोकन पद्धति, ऑब्जर्वेशन मेथड। और आपने शायद टीचिंग मेथड में इसका नाम पढ़ा भी होगा। ये एक मेथड है, ये एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे बात हो गई। आपको बताना था कि जो शिक्षक का अवलोकन है, टीचर की जो ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जब हमने इसके बारे में बात कर ली कि शिक्षक क्या करता है, क्या अवलोकन करना उसका कोई काम है या नहीं है, नहीं, अवलोकन करना उसकी जॉब का ही एक हिस्सा है, उसके शिक्षण कार्य का ही एक हिस्सा है। अब इस शब्द पे थोड़ी सी बात करूँगी, ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अवलोकन क्या होता है। अवलोकन को अगर हम शाब्दिक रूप में देखें तो अवलोकन का मतलब है स्टूडेंट्स देखना, किसी चीज़ को अवलोकित करना, देखना। देखना कैसे, पूरी तरह से देखना, ऊपरी ऊपरी ना देखना, बल्कि सूक्ष्म तरीके से देखना। सूक्ष्म मतलब बारीकियों को देखना, अवलोकन कहलाता है। अब ये अवलोकन करना कैसे किया जाता है, ये अवलोकन, ये भी दिमाग में प्रश्न उठता है ना कि ये अवलोकन कैसे किया जाता है। तो ये अवलोकन किया जाता है बिना बच्चे को बताए हुए। देखो, जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको खुद को पता है वो चीज़ कि आप क्या कर रहे हैं, आप अवलोकन कर रहे हैं, अपने आप का अवलोकन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है ना, इसको छुपाया नहीं जा सकता, आपको पता है। जब आपका सहपाठी आपका अवलोकन करेगा तब आपको पता नहीं होगा कि सहपाठी आपका अवलोकन कर रहा है। इसी तरह से जब शिक्षक अवलोकन करता है, जो शिक्षक है वो ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को बताता नहीं है, बल्कि सूक्ष्म तरीके से अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर के फिर वो करता है ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है भी ये अवलोकन है क्या। अवलोकन उससे जा कर के प्रश्न पूछना नहीं है, उसका इंटरव्यू लेना नहीं है कि भाई बताओ तुम्हें क्या समस्या है और फिर हम तुम्हारी समस्या का निराकरण निकालते हैं, ऐसा नहीं। ये क्या है, इसको आपने एक, जैसे किसी को देखना होता है ना, छुप करके किसी को ऑब्जर्व करना होता है कि हम देखते हैं कि बच्चा ऐसी स्थिति में क्या करता है। किसी को सिचुएशन दे दी, अब किसी को कह करके सिचुएशन दी तो वो तो अलग चीज़ है कि हम कह देते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे, और एक हमने उसको उस कंडीशन में खड़ा ही कर दिया और फिर देख रहे हैं कि वो कैसा बिहेव करता है। तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। आप दूर खड़े होकर के केवल देख रहे हो कि क्या हो रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलो ये अवलोकन की बात भी हो गई, क्योंकि ये ज़रूरी था बताना कि शिक्षक बता करके ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, बल्कि चुपचाप से बच्चे के व्यवहार को चेक करेगा। अब जिस तरह से हमने पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट को देखा, उसके गुण और दोष देखे, तो इसी तरह से हमें इसको भी देखना है, शिक्षक अवलोकन। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके गुण देखेंगे। तो जब हम गुणों की बात करेंगे तो जो सबसे पहला गुण हमारे सामने आता है ये है विश्वसनीय, तथ्यों पर आधारित। विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित। विश्वसनीय तथ्य यानी जिन पर विश्वास किया जा सके। अब विश्वास किया जा सके, जो शिक्षक का काम है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, वही काम तो ये कर रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का, उसका ये काम है शिक्षण के दौरान कि वो बच्चों को ऑब्जर्व करे, या हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चों का मूल्यांकन करे। ये उसके जॉब का, ये उसके शिक्षण का एक हिस्सा है। तो वो इसमें एक्सपर्ट होगा कि नहीं होगा, उसको अनुभव होगा कि नहीं होगा। जब हमने दोष देखे थे पीयर असेसमेंट के और सेल्फ असेसमेंट के, तब हमने वहाँ पे क्या देखा था, हमने वहाँ कहा था कि बच्चों को अनुभव नहीं होता, वो खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन
या अपने साथी की ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, यही देखा था ना हमने। तो ये तो उसका वो दोष था। तो यहाँ पे जो शिक्षक कर रहा है ऑब्जर्वेशन, तो शिक्षक तो अनुभवशील है ना, अनुभव बहुत है उसके पास, बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो बहुत ही अच्छे स्केल की होगी, विश्वसनीय होगी, विश्वास करने लायक उसके पास फैक्ट्स होंगे। और अभी मैंने एक बात बोली थी ना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर शिक्षक अवलोकन करता है, मैंने ये लाइन बोली थी अभी। तो वो जब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा और उसके बाद कुछ फैक्ट्स लेकर के आएगा, उसके बाद कोई काम या कोई निष्कर्ष हमारे सामने पेश करेगा, प्रस्तुत करेगा कि ठीक है बच्चे की ये प्रॉब्लम इसलिए थी, मैंने ऑब्जर्व करके देखा है, तो आप उसको विश्वसनीय नहीं कहोगे क्या? वो तो विश्वसनीय कहलाने लायक होगा। तो इसका जो पहला गुण रहता है स्टूडेंट्स, वो है ये विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित होता। ठीक है, चलो दूसरे गुण की बात करती हूँ मैं। तो ये कैसी विधि है? ये एक प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष क्या होता है और परोक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष। तो ये एक प्रत्यक्ष विधि है। शिक्षक किसी की बातें सुन करके बच्चे के ऑब्जर्व को कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी आंखों से देखता है। अभी बताया ना मैंने, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों, उनका प्रयोग करता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन की जो निष्कर्ष निकालने होते हैं वो निकालता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये विधि कैसी है? तो ये विधि पूरी तरह से प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष मतलब शिक्षक अपने विद्यार्थी के स्वभाव को, उसके नेचर को, उसकी ऑब्जर्वेशन को, उसके काम करते हुए उसको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखता है, इसलिए ये विधि कैसी है? प्रत्यक्ष विधि है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा गुण है कि गलती की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो तीसरा गुण हमारे सामने आता है, वो तीसरा गुण है कि इसमें किया जाता है सूक्ष्म निरीक्षण। और अभी मैंने ये शब्द भी बोला था, सूक्ष्म का मतलब बारीकी से इसमें निरीक्षण किया जाता है, किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं किया जाता, सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है? सूक्ष्म निरीक्षण आधारित विधि है, या इसमें सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। तो इसका मतलब ये भी इसका क्या है? एक गुण है। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति है ये, वैज्ञानिक पद्धति। अब कैसे ये वैज्ञानिक पद्धति है? तो स्टूडेंट्स, जब किसी चीज़ में विश्वसनीयता का गुण आ जाता है, देखो पहले पॉइंट में ही दिखाई दे रहा है, विश्वसनीय तथ्य आधारित है ये। तो जब विश्वसनीयता का किसी चीज़ में गुण आ जाता है, किसी बात में, किसी काम में गुण आ जाता है, तो इसका मतलब वो चीज़ कैसी हो जाती है? वो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो जाती है। कैसे? देखिए, जब वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता ये वैज्ञानिक पद्धति के गुण हैं, तो यहाँ पे अगर इसमें विश्वसनीयता है तो इसका मतलब इसमें वैज्ञानिकता भी अपने आप ही आती है। वैज्ञानिक पद्धति है ये। देखिए, विज्ञान क्या बात करता है? सत्य पर आधारित होता है ना। विज्ञान क्या बात करता है? अगर हम विज्ञान के कॉन्सेप्ट को अगर हमने कभी पढ़ा है, और पढ़ा भी है स्कूल में, विज्ञान क्या करता है? सत्य की खोज करता है। ऐसा पढ़ा है ना आपने? सत्य की खोज करता है। विज्ञान वही मानता है जो दिखाई देता है। विज्ञान भगवान को क्यों नहीं मानता? क्योंकि विज्ञान ये प्रश्न करता है कि क्या भगवान दिखाई देता है? नहीं ना, इसलिए विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। यही रीज़न है, हम सभी जानते हैं। तो विज्ञान किसकी बात करता है? विज्ञान कहते हैं जो दिखता है वो सत्य है। तो फिर यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कि ये एक प्रत्यक्ष विधि है। तो फिर कोई डाउट ही नहीं रहा फिर तो कि वैज्ञानिक है। फिर विज्ञान कहता है कि भाई विश्वसनीय होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो ये रहा, यहाँ पे विश्वसनीयता आ गई, आंखों के सामने घटित हो रहा है, ये आ गई। आंखों के सामने हो रहा है तो सत्य ही सामने आएगा, ये आ गई। तो फिर ये सारी चीज़ों ने क्या दिखा दिया? इसको अपने आप से ही वैज्ञानिक पद्धति बना दिया। फिर जो अगला पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ मुझे, मैं टीचर हूँ, आप शिक्षक हैं,
ठीक है, मैं टीचर हूँ, आप टीचर हैं, हमने दोनों ने मनोविज्ञान पढ़ा है, मैंने भी साइको पढ़ी है, मैंने भी बीएड की थी, आप भी साइको पढ़ रहे हैं एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में। तो एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है, इसका मतलब तभी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगाया जाता होगा इसको। तो आप ये देखिए, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति का मतलब जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हमारी जो पहले वाली सोच होती है, जब तक हम साइकोलॉजी को नहीं समझते तो हम सभी बच्चों को एक ही नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। जब मैंने भी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी ना, कि मुझे ये नहीं पता था कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, योग्यता और रुचि अलग अलग होती है, तो मुझे भी लगता था कि क्लास के सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए जब तक मनोविज्ञान नहीं आया था शिक्षा में, तब तक जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, ठीक है। मैं अगर अपने स्कूल के टाइम की बात करूं तो हमारा शिक्षक तो कुछ नहीं देखता था कि किसको 2 बार में समझ में आएगा, किसको 4 बार में समझ में आएगा, नहीं, वो तो बस एक स्पीड से ही पूरे लेसन को एक पीरियड में ख़त्म करा देते थे, करना है तो कर लो, नहीं तो लटको। तो वो क्या थी, वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। अब आप यहाँ पे देखो, जब हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में प्रत्येक शिक्षक को इसे पढ़ना होता है, तो फिर माइंड में भी तो इस चीज़ का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है ना, कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, भी हमें पढ़ाया जा रहा है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। और हमें पता चलता है, ये मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, उसकी पर्सनैलिटी भिन्न है, कुछ बच्चे अंतर्मुखी हैं, कुछ बहिर्मुखी हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अलग अलग हैं, बुद्धि के आधार पर सब अलग अलग हैं, ठीक है। बुद्धि के आधार पर भी फिर हम आगे जानते हैं ना, इंटेलिजेंट भी होते हैं, स्लो लर्नर भी होते हैं, इस तरह से। फिर क्रिएटिविटी भी बालकों में किस तरह से डेवलप की जाती है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो कितना कुछ जानने को मिलता है एक शिक्षक होने के नाते, अपने स्टूडेंट्स के बारे में, अपनी कक्षा के बारे में कितना कुछ ये मनोविज्ञान बताता है। अब ये मनोविज्ञान ही कहता है कि भाई क्लास में जाने से पहले तैयारी करके जाओ। क्लास में अगर जाना है तो आपने विभिन्न शिक्षण सूत्रों का पालन करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए पढ़ाना है। इसी ने ही शिक्षण सूत्र दिए हैं, इसी मनोविज्ञान में। इसने ही कहा सरल से कठिन की ओर चलो, इसने ही कहा कि पहले ज्ञात के बारे में बात करो, फिर अज्ञात की ओर लेकर के जाओ। इसी ने ही आगमन विधि की बात की। तो ये मनोविज्ञान ही है जो इतना कुछ लेके आया, और इसके चलते हुए हमारी शिक्षा शिक्षक केंद्रित शिक्षा से क्या हो गई, बाल केंद्रित शिक्षा में परिणित हो गई। अब जब शिक्षक अवलोकन के अंतर्गत बच्चे का अवलोकन कौन कर रहा है, शिक्षक, तो शिक्षक क्या इस पद्धति का प्रयोग नहीं करेगा, करेगा ना। उसको ये पता है कि वो जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन करने वाला है वो बच्चा बाकी बच्चों से अलग है, और वो अपनी इसी नॉलेज का, अपने इसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए ऑब्जर्वेशन करेगा, रिजल्ट निकालेगा। तो बताओ, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे ना जब हम किसी बच्चे को स्पेशल समझें और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करें कि उसको बाकी बच्चों की तरह ना आंके, बल्कि उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, उसकी खुद की जो योग्यताएं हैं, उनको देखते हुए उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो रिजल्ट तो बेटर ही आएंगे। अब अगर हम बात करें सहपाठी के द्वारा अवलोकन की, या खुद से खुद का अवलोकन करने की बच्चा करता है, यानी खुद का अवलोकन, तो बताओ मुझे, बच्चे को तो मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, बच्चा तो ऐसा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा शिक्षक कर पाएगा। तो इसलिए ये क्या है, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक पद्धति है। और मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जब भी कोई काम किया जाता है, एक शिक्षक जो काम करता है, तो वो हमेशा रिजल्ट जो आते हैं वो बेटर ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित है, प्रत्यक्ष विधि है, सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति है और मनोवैज्ञानिक पद्धति है। अब ये हो गए इसके गुण। अब गुण है तो दोष भी है, तो चलो दोष पढ़ते हैं। अब जब मैं दोषों की बात करूंगी तो वैसे तो शिक्षक अवलोकन बाकी अवलोकन से बेटर है, नो डाउट। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें से कुछ छांटना है या किसी को बेस्ट बता सकते हैं, नहीं, टीचर इवैल्यूएशन ही बेस्ट है। लेकिन जो एक दो इसकी कमियां हैं ना, उस पर बात करनी ज़रूरी है। जैसे इसकी पहली कमी क्या है, इसकी पहली कमी या पहला दोष है शिक्षक का दृष्टिकोण। शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होता है बता चुकी हूँ काफ़ी बार कक्षा में, फिर भी बताती हूँ। यानी हमारा किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है उसको हम दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है, सिंपल शब्दों में।
तो एक शिक्षक का खुद का एक दृष्टिकोण होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें किसी बच्चे को समझने में भी गलती हो सकती है, भले ही हमें कितना भी मनोविज्ञान का ज्ञान। मान लो मैं किसी कक्षा में साल के स्टार्टिंग में पहली बार पढ़ाने जा रही हूँ, तो मेरे जो साथी हैं उन बच्चों को पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। तो कई बार शिक्षक क्या है, थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि कक्षा कैसी है, कक्षा में कौन सा विद्यार्थी कैसा है। अब मान लो कि उस कक्षा में पहले पढ़ाने वाले जो मेरे साथी थे उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, किसी बच्चे के प्रति पर्टिकुलर लगा लो या कक्षा के प्रति लगा लो। तो मैंने क्या किया, उनसे जब पूछा, उनके जो व्यूज़ जाने, उसके बाद मैंने भी अपने व्यूज़ अपने आप से ही बना लिए। मुझे ये लगा कि ठीक है, ये कह रहे हैं तो ये कक्षा ऐसी ही होगी, ये बच्चा ऐसा ही होगा। मैंने खुद के व्यूज़ ही नहीं बनाए, खुद से कुछ सोचने की या ऑब्जर्व करने की कोशिश ही नहीं की, और मैंने ऑब्जर्व बिना किए ही रिजल्ट निकाल दिया कि ये कक्षा ऐसी, ये बच्चे ऐसे। तो मैं गलत हूँ ना, ऐसे मैंने ऑब्जर्वेशन की ही नहीं। ये है मेरा दृष्टिकोण जो मैंने स्थापित ही नहीं होने दिया। मैंने अपना नज़रिया उनके नज़रिए के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, तो मैंने ये गलत किया। तो यहाँ पे इसकी कमी है, इसका दोष है कि इसमें क्या होता है, शिक्षक का दृष्टिकोण आड़े आ जाता है। कैसे आ जाता है, जैसे मान लो मेरी किसी स्टूडेंट के साथ शुरू से ही कुछ बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही, या कुछ हमारे आपस के जो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो ज़्यादा बेस्ट नहीं बन सका, तो वहाँ पे मैं इतना अच्छा उसका ऑब्जर्वेशन या उसकी जो कमियां हैं या उसके जो मैंने ऑब्जर्वेशन करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसकी जो समस्याएं हैं उसका पता लगाना है, तो यहाँ पे मेरा दृष्टिकोण आड़े आ जाएगा। मुझे लगेगा कोई ज़रूरत नहीं ऑब्जर्वेशन करने की, मैंने किया हुआ है इसका ऑब्जर्वेशन। ये हो गया मेरा खुद का नज़रिया, क्योंकि मेरी उस स्टूडेंट के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी, चाहे कितना ही ज्ञान हो शिक्षक को मनोविज्ञान का, फिर भी उसका जो खुद का एक नज़रिया है, जो उसका दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं आड़े आ ही जाता है। अब डिपेंड करता है कि जिसका वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उस स्टूडेंट के साथ या उस स्टूडेंट के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, या उसके साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया, ये इसकी कमी है। जो दूसरी कमी है वो है शंका उत्पन्न होना। शंका उत्पन्न होना। अब शंका किस बात की? शंका का मतलब है कुछ संदेह हो जाना। अब किस चीज़ की शंका उत्पन्न होगी? तो देखिए, हर एक टीचर जिस तरह से बच्चे जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो दो टीचर भी एक जैसे नहीं होते। आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में अच्छे से फील की होगी। स्कूल में बहुत सारे आपको शिक्षक मिले हैं, कॉलेज में बहुत सारे लेक्चरर्स मिले हैं। क्या सभी एक जैसे हैं? क्या सभी एक जैसा पढ़ाते हैं? क्या सबका नेचर एक जैसा है? नहीं, सबका आपके प्रति या कक्षा के प्रति अलग अलग बिहेवियर है। ये तो चीज़ क्लियर ही है हमें। तो यहाँ पे शंका होने का मतलब, जब हर एक शिक्षक का अपना अपना दृष्टिकोण है, तो जो रिजल्ट आएंगे वो भी अलग अलग आएंगे। एक शिक्षक किसी एक बालक के बारे में कुछ और ऑब्जर्व करेगा, तो दूसरा शिक्षक किसी और उसी बालक के बारे में कुछ और ऑब्जर्व करेगा। तो एक ही बच्चे का जब दो टीचर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उनमें भी क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। ठीक है, अब आप सोचो तो फिर आप डिसीजन कैसे ले पाओगे जब दो शिक्षक एक ही बच्चे को एक ही टाइम में चेक कर रहे हैं, लेकिन इसी दृष्टिकोण के चलते दोनों का एटीट्यूड, दोनों का जो देखने का नज़रिया है वो अलग अलग है, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो आप बच्चे को कैसे जज कर पाओगे, या बच्चे के बारे में उसकी ऑब्जर्वेशन को कैसे कंप्लीट कर पाओगे? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि अच्छे से जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आ जाए, वो नहीं आ पाएंगे। तो आप यहाँ पे कैसे उसको जज कर पाओगे, कैसे डिसीजन ले पाओगे? मुश्किल हो जाएगा, शंका उत्पन्न हो जाएगी, संदेह हो जाएगा कि किसकी ऑब्जर्वेशन सही है और किसकी ऑब्जर्वेशन में कोई कमी है। आप कौन से टीचर की बात मानोगे या कौन से टीचर के रिजल्ट को मानोगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये होगी। और तीसरी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का अभाव। क्रमबद्धता क्या होती है? सीक्वेंस ना होना। देखिए, हम एज अ टीचर एक स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके व्यवहार का निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे क्या होगा? एक क्रम होना चाहिए, चीज़ें आपस में जुड़नी चाहिए। तो व्यवहार तो हर पल बदलता है, किसी का जो बिहेवियर है वो गतिशील होता है, आपको भी पता है, आपका बिहेवियर भी गतिशील है। मनोविज्ञान थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो पता है, संवेग 2-2 मिनट में चेंज, 2-2 मिनट भी क्या, 1-1 मिनट में चेंज हो जाते हैं।
आपने पढ़ा है ना, एक पल बच्चा, और बच्चे के तो खास करके संवेग बहुत जल्दी चेंज होते हैं बड़ों के बजाय। अगर हम खुद पे अप्लाई करें ना इस बात को, तो हम भी देख सकते हैं कि हमारा मूड 1 मिनट में कैसा होता है और दूसरे ही मिनट कैसा हो जाता है। और बच्चे का मूड तो फिर खैर 2 मिनट में ही ऐसा। अब आप इसको ऐसे ही समझ लो कि उसको कोई खिलौना नहीं मिला और उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे उसके संवेग कैसे हैं। और जस्ट जैसे ही आपने कहा कि चलो ले लो ये खिलौना, और जैसे ही उसके हाथ में खिलौना आया, इवन खिलौना आया ही नहीं, आपने केवल बोला है कि ठीक है ले लो, इतने में ही उसका फेस देखो, उसके संवेग इमोशंस देखना चेंज हो जाएंगे। तो कितने सेकंड लगे। अब जब बच्चे के संवेग कुछ सेकंड्स में चेंज हो रहे हैं, मिनट्स में चेंज हो रहे हैं, तो आप उसको कैसे क्रमबद्ध रूप से सीक्वेंस में ले जाते हुए और उसका ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है, बिकॉज व्यवहार जो है, या हम कहें कि नेचर जो है वो गतिशील है, हर पल चेंज होता रहता है, जिसके चलते हुए हमें अच्छे रिजल्ट्स या फिर जो हम चाहते हैं जैसा रिजल्ट, जैसी ऑब्जर्वेशन वैसा नहीं हो पाता। तो सीक्वेंसी नहीं होती, यानी क्रमबद्धता नहीं आ पाती। तो ये इसके दोष हैं। और अगर मैं बात करूं किसी अच्छी असेसमेंट या किसी अच्छे ऑब्जर्वेशन की, तो मैं बार बार कहूँगी कि शिक्षक अवलोकन, टीचर जो करता है ऑब्जर्वेशन, वो ही बेस्ट है। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपको पता है, गुण हैं तो दोष भी होंगे। हमने उसके भी गुण दोष देखे थे, सहपाठी ऑब्जर्वेशन जो करता है और इसके अलावा जो हम खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके भी हमने गुण दोष देखे थे। लेकिन अगर मैं तीनों को सामने रख करके किसी बेस्ट ऑब्जर्वेशन की बात करूं, तो बेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है? शिक्षक अवलोकन। क्योंकि शिक्षक क्या है? अनुभव है, उसको एक्सपीरियंस है, इसलिए वो अच्छी जो है अपने अनुभव का यूज़ करते हुए एक अच्छा अवलोकन करेगा, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, पहले हमने जूम पे कुछ क्लासेस लगाई, उसके बाद हमने ये वाला सिस्टम वीडियोस बना के भेजने वाला टेलीग्राम पे, जिसे आप देखते हैं और सीखते हैं, और इसके नज़रिए से यानी दोनों को मिला करके, जूम को भी और इस वीडियो सिस्टम को भी। और आज हमने अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो हमारी यूनिट फर्स्ट आज कंप्लीट हो गई है और अगली कक्षा में हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है, तो मेरे साथ साथ आपने भी मेरा इतना सहयोग किया कि जिसकी वजह से हम अच्छे से इस यूनिट को कंप्लीट कर पाए। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी, देखिए आप लोग पढ़ते हैं, आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ऐसा करना चाहिए कि आप कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में पूछ लीजिए कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो मैम प्लीज़ आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी सेकंड यूनिट को पूरा करेंगे और सेकंड क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम सेकंड यूनिट पढ़ते हुए। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।